नमस्कार साथियों। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर के जो डेली करंट अफेयर की अपनी सीरीज चल रही है, तो आज के 17 नवंबर के करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं शुभम शर्मा एक बार फिर से आप सभी के सामने डेली करंट अफेयर्स की डोज लेकर आया हूं, जिसमें अपने एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे और जिन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 17 नवंबर के जो अपने करंट अफेयर्स हैं उनको अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अभ्युदय आईएएस के चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब आप कर लीजिए, जिससे आपको ये बेहतरीन कंटेंट आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहे। चलिए दोस्तों, देखिए आप ये सीरीज देख भी रहे होंगे, तो यदि आपको कोई सजेशन लगता है कि और इसमें और क्या चीज़ बेटर कर सकते हैं, उसके लिए आप जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताइए। यदि आपको अच्छा लगता है तो भी बताइए, नहीं लगता है तो भी आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उष्ण संरक्षण योजना को मंजूरी दी है, उसके बारे में सही कथन क्या है। देखिए आपको बताना है कि उष्ण संरक्षण योजना के बारे में सही कथन क्या है। तो इस योजना के लिए 2.60 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पशु चिकित्सक को मादा ऊंट और उसके बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र देने के लिए 50 रुपए का मानदेय मिलेगा। और ऑप्शन सी है आपका, ऊंट के बच्चा होने पर 2 किस्तों में 10,000 रुपये उसे दिए जाएंगे। और ऑप्शन डी इज ऑल आर करेक्ट, ये सभी। देखिए तो मैं आपको बता दूं, अभी आप जानते हैं कि जो राजस्थान के अंदर राजस्थान का जो राज्य पशु है वो आप सभी जानते हैं। राज्य पशु आप जानते हैं कौन सा है, चिंकारा है। लेकिन जो ऊंट है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है हमारे राजस्थान में। और वेस्टर्न यदि आप राजस्थान की बात करें तो वहाँ की एक तरह से क्या है, लाइफ लाइन है। तो उष्ट मतलब होता है बेसिकली ऊंट। ऊंटों के संरक्षण की योजना है जिसके अंदर 2.60 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है, एकदम सही है। पशु चिकित्सक को मादा ऊंट और उसके बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र देने के लिए 50 रुपए का मानदेय मिलेगा, परफेक्ट। ऊंट के बच्चा होने पर 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। यदि आप कैमल्स को देखें तो कैमल्स अपने विश्व के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। और कैमल्स की बात करें तो आप जानते हैं रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ डेजर्ट होगा, जहाँ जहाँ इस तरह की डेजर्ट वाली कंडीशंस होंगी, वहाँ वहाँ आपको कैमल्स देखने को मिलेंगे। चाहे वो कोई भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो मरुस्थल हैं उनके अंदर आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में प्रदेश में ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, उनका संबंध किस खेल से है। देखिए बहुत ही बेहतरीन बात है कि प्रदेश के ओम प्रकाश मिठारवाल जी हैं, उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, उनका संबंध किस खेल से है। ए पिस्टल शूटर, बी टेबल टेनिस, सी डिस्कस थ्रो और डी है बॉक्सिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पिस्टल शूटर है ओम प्रकाश मिठारवाल जी, और उन्हें क्या दिया गया है, आपके अर्जुन अवार्ड दिया गया है। देखो महाभारत में जो अपने मुख्य पात्र थे अर्जुन जी, उनको तो आप जानते होंगे, विश्व के एक शानदार धनुर्धर थे। तो अर्जुन अवार्ड के बारे में कुछ चीजें ध्यान कर लीजिए। किसको दिया जाता है, पहली बात जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे अपने गेम के अंदर, उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कौन करेगी, तो भाई साहब आपके भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट करती है। कब शुरू हुआ था, 1961 में से आपके अर्जुन अवार्ड शुरू कर दिया गया था। यदि कोई जीतता है तो उसको क्या दिया जाता है, 15 लाख रुपए नगद राशि उसे दी जाती है। इसके अलावा अर्जुन की, आप सभी जानते हैं अर्जुन जी को, तो अर्जुन की कांस्य प्रतिमा जो है वो भेंट की जाती है। इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेट भी भेंट किया जाता है। ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है और ये किसे दिया गया है, राजस्थान के ओम प्रकाश मिठारवाल जी को, जिनका संबंध है पिस्टल शूटिंग से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। हाल ही में प्रदेश के अचंत शरत कमल को देश के सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया है, इनका संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन ए पिस्टल शूटर, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी बॉक्सिंग और ऑप्शन डी डिस्कस थ्रो। तो देखिए साहब, अचंत शरत कमल का संबंध आपके टेबल टेनिस से है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं टेबल टेनिस के, और इनको सर्वोच्च जो पुरस्कार है खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया है, हम याद रखेंगे। देखिए ये हैं आपके अचंत शरत कमल, जिन्हें टेबल टेनिस के अंदर
टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। देखो बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की। देखो यदि आप बात करेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न आपका जो अवार्ड है उसका पहले नाम क्या होता था, उसका पूर्व नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी को आप सभी जानते हैं कि हॉकी के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहे थे। तीन बार ओलंपिक के अंदर, 3 बार ये ओलंपिक के अंदर क्या रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, उस टीम का ये हिस्सा रहे हैं। और हॉकी में विश्व प्रसिद्ध इन्होंने नाम कमाया था मेजर ध्यानचंद जी, उन्हीं के नाम पर यह शुरू किया गया है। यदि हम अवार्ड की बात करें, मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो ये कब से शुरू किया गया है, 1991-92 से इसको शुरू किया गया है। बिल्कुल। और कौन सा मंत्रालय, देखो ये मंत्रालय पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा मंत्रालय है, खेल व युवा मंत्रालय के द्वारा आपके ये पुरस्कार दिया जाता है। 1991-92 में शुरू हो गया था और इसके अंदर कितने रुपए की राशि दी जाती है, 25 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहले व्यक्ति कौन थे जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम है आपके विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है, विश्वनाथन आनंद। और ये किस खेल से संबंधित रहे थे, चेस शतरंज के ये खिलाड़ी रहे थे। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का संबंध किससे है, अचंत शरद कमल का संबंध है टेबल टेनिस से। चलिए चौथे सवाल की तरफ चलेंगे। हाल ही में प्रदेश के कौन से जिले को दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सभी जानते हैं दिव्यांग जन वे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी तरीके से शारीरिक या मानसिक एक अक्षमता का शिकार है, लेकिन वे भी हमारे देश का, हमारे इस समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उनके सशक्तिकरण के लिए जो अच्छा कार्य किया है, इसके लिए कौन सा जिला है आपके जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ए अजमेर, बी अलवर, सी जयपुर और डी जोधपुर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके बी अलवर। अलवर जिले को यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा। ये देखो कई बार क्वेश्चन बार रिपीट हो रहा है। इंडियन स्टोन मार्ट करके आपके ये एग्जीबिशन चलता है, इसका 11वां संस्करण हमने अभी बात की थी, इसका जो 11वां संस्करण है वो तो आपके 10 से 13 नवंबर 2022 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC जिसे बोलते हैं सीतापुरा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, किया गया है। और यहाँ पर आपके इसका 12वां संस्करण जो है उसका आयोजन किया जाएगा 1 से 4 फरवरी 2024 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। गुवाहाटी असम में आयोजित नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। देखो नेशनल लेवल पर आपके पैरा तैराकी चैंपियनशिप, पैरा ओलंपिक के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, जैसे आपका नॉर्मल ओलंपिक होता है उसी प्रकार से पैरा ओलंपिक या पैरा गेम्स होते हैं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शारीरिक अक्षमता वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो भी बेहतरीन तरीके से अपना खेल का अच्छा मुजाहरा करते हैं। तो गुवाहाटी में देखो ये याद रखना है कि नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, गुवाहाटी असम में। देख सकते हैं कहाँ पर, गुवाहाटी असम में 12 से 13 नवंबर के बीच खेली गई। और आपको जानकर के खुशी होगी कि राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ऑप्शन ए 81 पदक जीते हैं, जिनमें 29 गोल्ड, 28 सिल्वर और 24 आपके ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही प्रदेश में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है, इसके बारे में सही कथन क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चौथा राष्ट्रीय लोक अदालत का राजस्थान में शुभारंभ 12 नवंबर 2022 को किया गया। ऑप्शन बी, जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। लोक अदालतें आपसी सामंजस्य सहयोग से आमजन के विवादों का निपटारा करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है और प्रदेश का इसके माध्यम से मामला निस्तारण में दूसरा स्थान है। और ऑप्शन डी इज ये सभी। चलिए, तो आपने नाम तो सुना होगा लोक अदालत का। देखो नाम से पता चल रहा है लोक का मतलब क्या होता है। लोक का मतलब अपन बोलते हैं जनता, मतलब जनता की अदालत।
देखो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग तो है, आप सभी इससे सहमत होंगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आपने सुना है, तो टाइम टेकिंग सिस्टम है, समय लगता है यहाँ पर न्याय मिलने में। और जो जनता है यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट में बहुत सारे कोर्सेज जो केसेस हैं आपके वो हो जाते हैं पेंडिंग। तो एक अल्टरनेटिव व्यवस्था यहाँ पर लोक अदालत की तर्ज पे की गई है, जिसके अंदर जनता के पारस्परिक सहमति से आपके जो विवाद हैं उनका निपटान किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ही राष्ट्रीय लोक अदालत काम करती है, ठीक है। और चौथा राष्ट्रीय लोक अदालत का राजस्थान में शुभारंभ 12 नवंबर 2022 से किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके श्री वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने उद्घाटन किया, बिल्कुल सही। और लोक अदालत क्या करती हैं, आपसी सामंजस्य और सहयोग से आमजन के विवादों का निपटारा करती हैं। और इस तरह से निस्तारण में राजस्थान कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो ये सभी ऑप्शन आपके करेक्ट है। अच्छा सवाल है, लोक अदालत से रिलेटेड याद रखेंगे। हाल ही में IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। देखो जो नेत्रहीन लोग हैं उनकी फुटबॉल प्रतियोगिता महिला एशिया चैंपियनशिप 2022 होने वाली है, उसका मेजबानी किसे दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, सी भारत। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आसियान ने किस देश को 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, क्योंकि आसियान का संबंध आप बिल्कुल देखते होंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ते हो, करंट का पार्ट तो है ही। तो आसियान ने अभी 11वें सदस्य देश के रूप में किसे स्वीकार करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। ए सूडान, बी म्यांमार, सी भूटान और डी पूर्वी तिमोर। चलिए एक बार देख लेते हैं आसियान मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं। चलो इससे पहले आप आसियान का फुल फॉर्म बताइए। दिस इज द एसोसिएशन ऑफ, किसका एसोसिएशन है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। आप सभी जानते हैं कि विश्व के मानचित्र में साउथ ईस्ट एशिया की यदि आप मानचित्र की बात करें तो ये रहा, आप यहां से अच्छे से देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री है। म्यांमार, फिर आप आ जाइए यहाँ पर थाईलैंड, फिर आ जाइए आप यहाँ पर कंबोडिया, फिर आ जाइए आप यहाँ पर सिंगापुर, दिस इज इंडोनेशिया। इसके अलावा आपके मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। ये 10 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी हैं, दीज आर द 10 कंट्रीज दैट केम इनटू, किसमें आती हैं ये, आसियान कंट्रीज हैं, ठीक है। और बहुत आसियान कंट्रीज आर्थिक विकास के लिए, समृद्धि के लिए, शांति स्थिरता करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में काम करती हैं। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। हेडक्वार्टर है आपके इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है आपके जकार्ता। तो इसका हेडक्वार्टर जो है आसियान का वो है जकार्ता में। और आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना चाहिए आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कहां पर, बैंकॉक में। कहां पर हुई थी, बैंकॉक, जो कि किस में आता है, थाईलैंड में आता है। तो ये आसियान के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी अभी 11वीं कंट्री आपके ऐड की गई है, उसका नाम क्या है, पूर्वी तिमोर। ये आप याद रखेंगे कि अब आसियान में 11 कंट्री हो जाएंगे। तो ये आप जो साउथ ईस्ट एशिया का आपका मैप है, कौन सा मैप है भैया, साउथ ईस्ट एशिया का आपका ये मैप है, जिसके अंदर अब ये देखो यहाँ पर ईस्ट तिमोर, ये पूर्वी तिमोर जिसे है, इसे 11th आसियान कंट्री के रूप में जोड़ा जा रहा है। 11th आसियान कंट्री के रूप में किसे जोड़ रहे हैं, ईस्ट तिमोर को, ठीक है। तो ये मैप के अंदर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी तिमोर। चलिए इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किसे प्रसार भारती के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए गौरव द्विवेदी, ऑप्शन बी मयंक अग्रवाल, ऑप्शन सी मृणाल पांडे और ऑप्शन डी इज शशि शेखर वेम्पति। चलिए एक बार थोड़ा सा, आप सभी ने नाम सुना होगा प्रसार भारती का, इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। मतलब क्या है, भारत का सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। क्या है, भारत की सार्वजनिक ब्रॉडकास्टिंग या फिर प्रसारण की संस्था है, तो उसका नाम क्या है, प्रसार भारती। 2 इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला तो आप सभी जानते हैं, बचपन में आपने खूब दूरदर्शन देखा होगा,
और जो आपने ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी आप सुनते हैं, ये दोनों इसके बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। देखो 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपके नई दिल्ली में। अब यहाँ पर मेन बात आती है सीईओ का जो सवाल पूछा है, तो देखो पहले सीईओ, देखो अभी जो सीईओ बने हैं उनका नाम क्या है? गौरव जी। गौरव द्विवेदी जी को बेसिकली सीईओ बना दिया गया है। इससे पहले जो सीईओ थे वो कौन थे आपके? इससे पहले सीईओ थे आपके शशि शेखर जी। तो आप इस क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो गौरव द्विवेदी जी हैं और शशि शेखर वेम्पति इससे पहले वाले आपके क्या रहे हैं? प्रसार भारती के सीईओ रहे हैं। तो आप यहाँ से आपके आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है शुभम शर्मा RPSC/RS, यहाँ से आपको सारी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी। और आप अभ्युदय IAS के चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और ये क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर होता रहे। देखो दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस तभी है जब आप इसको डेली फॉलो करोगे। डेली आपको इसे देखना चाहिए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपके जीवन के 10-15 मिनट यदि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। और ज़रूर से ज़रूर जब आप एग्ज़ाम्स देंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन से जुड़ने के लिए। अच्छा लगे तो आप ज़रूर आपके दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।